Bismillahirrahmanirrahim. This is the second chapter, second lecture of chapter number 7, and we are going to conclude it today. इसमें क्या होगा? And so on about once in 10 times, और 10 में एक मर्तबा, क्योंकि वो बात हो रही थी पीछे कि वो बाज दफा वो जब उसको लीनियंसी के लिए कहती या कोई मशवरा देती तो वो नहीं मानता था, या कई दफा मान लेता था, कई दफा नहीं मानता था. Once in 10 times, 10 में एक मर्तबा, he was adamant. वो क्या रहता? adamant रहता, यानी के बात क्या होगा? वो जिद कर लेता था, यानी बात नहीं मानता था 10 में एक मर्तबा. लेकिन वो ज्यादा दफा वो बात मान लेता था कैथराइन की, क्योंकि उसको अच्छे मशवरे देती थी. और he wouldn't be persuaded. वो बात नहीं मानता था, कन्विंस नहीं होता था. In about half these exceptional cases, इस गैर मामूली वाकयात में से, exceptional का मतलब peculiar, different, unusual, इन आधे वाकयात में से ही afterwards, उसके बाद वो हमेशा कहता, rather wished, वो उसकी ख्वाहिश होती कि काश कि उसकी बात मान लेता. वो उसकी ख्वाहिश होती थी मिस्टर चिप्स की कि उसकी बात कैथराइन की मान लेता तो ठीक था, यानी कि वो इतने अच्छे मशवरे उसे दिया करती थी. और एंड इयर्स लेटर, और सालों बाद व्हेन ही हैड ट्रबल विद द बॉय, जब किसी लड़के के साथ उससे प्रॉब्लम होता या मसला होता, यानी बच्चे को सजा देने लग जाता, ही वाज ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ, वो हमेशा रहमो करम पर होता, मर्सी ऑफ सॉफ्टनिंग वेव ऑफ रेमिनिसेंस, यादों की इस बड़ी क्या होगा लहर, या बड़ी ही पुरस्कून लहर के साथ. यानी जब भी किसी बच्चे को वो सजा देने लगता तो फौरी तौर पे उसे कैथराइन याद आ जाती थी, जो कैथराइन उसे सजा देने से वो क्या करती थी, कैथराइन सजा देने से उसे रोकती थी, या बच्चे के साथ डिस्कस या नेगोशिएट करने के लिए कहती थी. रेमिनिसेंस का मतलब रिमेम्बरेंस होता है. द बॉय वुड स्टैंड, लड़का वहां पे खड़ा रहता, एंड वेटिंग टू बी टोल्ड, और अपनी सजा बताए जाने का इंतजार करता रहता, हिज पनिशमेंट. एंड वुड सी इफ ही वाज ऑब्जर्वेंट, अगर वो गौर करता, द ब्राउन आईज ट्विंकल इनटू शाइन, उसकी बुरी रंग आंखें, यानी जिसको हम ब्राउन आईज यानी बिल्ली आंखें जिसको कहते हैं, शाइन, एंड दैट टोल्ड हिम ऑल इज वेल, और उसे बताती कि सब मामला ठीक है. यानी अगर वो आंखें चमक जाती तो बच्चे समझ जाते कि ये कैथराइन, वो क्या होगा, चिप्स ने हमें छोड़ दिया है. जाहिर है वो कैथराइन की उस वक्त याद आ जाती, बट ही डिडंट गेस, लेकिन वो कभी तसव्वुर नहीं कर पाता या उस गेस नहीं कर पाता इस वक्त क्या हो रहा है. गेस एट सच अ मोमेंट, इस तरह के वक्त में चिप्स वाज रिमेम्बरिंग समथिंग दैट हैड हैपेंड बिफोर ही वॉज बॉर्न, उसके पैदा होने से पहले का वाक्य उस वक्त मिस्टर चिप्स याद कर रहा होता था. दैट चिप्स वाज थिंकिंग, यार रफियन, आई एम हैंग्ड, मैं तो फांसी पे चढ़ जाऊंगा, इफ आई कैन थिंक ऑफ एनी रीजन टू लेट ऑफ, अगर मैंने छोड़ने का कभी सोचा भी, कोई वजह भी जानी. लेट ऑफ का मतलब छोड़ देना पनिशमेंट से. बट आई विल बेट, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ, शी विल हैव डन, अगर वो होती मेरी जगह पे तो वो जरूर तुम्हें छोड़ देती. बट शी हैड नॉट ऑलवेज प्लीडेड फॉर लीनियंसी, लेकिन वो हमेशा उसके लिए, वो छोड़ने के लिए दरख्वास्त नहीं करती थी. प्लीड का मतलब रिक्वेस्ट करना या बेसीज करना, लीनियंसी का मतलब क्या होता है, नरमी के लिए. और अदर रेयर ओकेजन, और बाज औकात कभी कभार ऐसे होता है, शी अर्ज सिवियरिटी, वो क्या होगा, सख्ती पर जोर देती. वेयर चिप्स वाज इंक्लाइंड टू बी फॉरगिविंग, जहां पे चिप्स उसको माफ करने के लिए तैयार होता. इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, झुकाव होना, बेंट होना, उसको हम कहते हैं इंक्लाइंड हो गया. जहां पे माफ करने के लिए वो तैयार होता, वहां पे वो सजा देने के लिए वो माफ करने के लिए तैयार होता, वो सजा देने के कहती. आई डोंट लाइक दिस टाइप, चिप्स को कहती कि मुझे इस तरह के बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे चिप्स, ही इज टू कॉक्शर ऑफ देम, ये खुद में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है. जो क्या होगा, कॉक्शर से मुराद क्या होता है, बहुत ज्यादा वो अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट कह लें,
या उसको हम कह लें जिसको हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट या प्राउड जिसको हम कहते हैं, उसी को हम कॉकशोर कहते हैं। तो इसलिए उनको, ऐसे बच्चों को वो उसको के लिए कहती, सजा देने का कहती थी ऐसे बच्चों को। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने जो क्वेश्चन था वही था कि डिड शी ऑलवेज प्लीड फॉर लेनियंसी, क्या वो हमेशा लेनियंसी के लिए कहती थी मिस्टर चिप्स को। ये हमने सवाल कल कर लिया था। अब हमने इसमें क्वेश्चन यही था, और अब इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लगाएंगे या देखेंगे। विश के साथ जब हम विश इस्तेमाल करना होता है तो विश के साथ हम तीन तरह के स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। विश के साथ हम वुड के साथ वुड इस्तेमाल करते हैं, हैड के साथ वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और वर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होगा, सब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्टिव मूड होता है जहां पे हम किसी चीज को इमेजिन कर रहे होते हैं, वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे क्या यूज करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे वुड के साथ थर्ड फॉर्म, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, ये वर्क का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए वहां पे ही हैड टेकन हर एडवाइस है। उसके बाद यहाँ पे बच्चा वेट करता टू बी टोल्ड, तो अब बताया जाना है, तो बॉय है, तो बॉय को बताया जाना है, तो वो टू बी टोल्ड हो जाएगा, इन्फिनिटिव एज अ पैसिव इस्तेमाल करेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इफ ही वाज वर ऑब्जर्वेंट, अगर वो उसे गौर कर रहा होता, इसका मतलब ऑब्जर्व नहीं कर रहा, अगर वो ऐसा होता, इफ ही वर ऑब्जर्वेंट, तो जब वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा करता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सब्जेक्टिविटी है, तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे वर्क का इस्तेमाल करेंगे। ट्विंकल इनटू का मतलब शाइन करना, चमकना होता है। लेट ऑफ का कल भी पढ़ा था, छोड़ देना है। प्लीड के साथ दो प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, प्लीड टू जिसको करनी हो, समवन, समवन, और प्लीड फॉर क्या होता है, समथिंग के लिए, जिस चीज के लिए प्लीड करना हो वो प्लीड फॉर होगा, और जिसको करना हो प्लीड टू हो जाएगा। उसके बाद है इंक्लाइंड के साथ हम यूज करते हैं, इंक्लाइंड के साथ टू लगाते हैं। इंक्लाइंड टू लगाएंगे तो हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इंक्लाइंड टू क्या होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ हम इंक्लाइन टू के साथ फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे या तो नाउन लगेगा या फिर फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और ये टू फिक्स्ड होता है, जहां पे भी टू फिक्स्ड हो वहां पे यूज करेंगे हम। उसके बाद टू के हमारे दो इस्तेमाल होते हैं। टू को हम जब इस्तेमाल करना होगा तो टू अगर पहले लगे, टू अपसेट, तो इससे मुराद यहाँ पे अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं। टू का इस्तेमाल अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए ये इंटेंसिफायर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और ही इज अपसेट टू, तो यहाँ पे जो एंड पे आ जाए वो रेपिटेशन के लिए होता है, यानी जब किसी चीज को रिपीट कर रहे हो तो वहां पे हम बाद में यूज करते हैं, और अगर पहले लगा दें तो ये नेगेटिव सिचुएशन को show करता है। ये तो थे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में कोई सवाल हो तो पूछ लें, गो टू द अदरवाइज गो टू द एक्सरसाइज। जी बच्चों। He had taken the chance. taken, He had taken हो जाएगा, ठीक है। I had done it. had Had done it हो जाएगा। He would. would do. He would would do it हो गया। It is to the it to the manager. manager, For तो एक increasement. दूसरे के साथ रिप्लेस कर देंगे। शाबाश। Inclined inclined to to work. working, Inclined to working hard हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, एंड ही इज लुकिंग फॉर ए ट्रबल, वो कहती कि अगर वो मुसीबत को दावत दे रहा है, लुकिंग फॉर ट्रबल, आई शुड सर्टेनली लेट हिम, तो मैं उसे क्या करूंगा, वो यकीनन मुझे देनी चाहिए। लेट हिम हैव इट, उसका मजा चख ले। होस्ट ऑफ इंसिडेंट, क्या छोटे छोटे वाकयात थे जो हमेशा उसको याद आते थे। होस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है,
यानी कि मतलब उसके दिमाग में किस तरह से छोटे छोटे वाकयात होते थे। होस्ट का मतलब होता है मेजबान को कहते हैं, यानी कि उसके जहन में कितने छोटे छोटे वाकयात थे। ऑल डीप बरीड, वो सारे के सारे गहरे जुड़े होते थे उन द पास्ट के साथ। प्रॉब्लम दैट वंस, अब बता रहा है कि किस तरह से हम सारी वाकयात को, सारी चीजों को भूल जाते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ। वो मसाइल जो कभी बहुत अहम होते थे, अर्जेंट होते थे, वो भी भूल जाते हैं। आर्गुमेंट दैट वंस वेरी कीन, जो आर्गुमेंट, वो दलाइल जो बड़े इंटरेस्टिंग होते थे, कीन होते थे, वो भी भूल जाते हैं। एनेक्डोट्स, वो कहानियां, वो किस्से, फेबल, स्टोरीज दैट वर फनी ओनली बिकॉज वन रिमेंबर द फन, जो फनी होते थे वो भी भूल जाते हैं। डिड एनी इमोशन रियली मैटर, क्या किसी जज्बे का, किसी इमोशन का कोई मतलब है, मकसद है। व्हेन लास्ट ट्रेस ऑफ इट, जब उसकी आखिरी रमक भी वैनिश फ्रॉम ह्यूमन मेमोरी, जब उसकी इंसानी याद से महव हो जाए। वैनिश का मतलब होता है डिसअपेयर हो जाए इंसानी याद से। एंड इट वर सो, और अगर ऐसा है, इट वर सो, और अगर ऐसा है, दैट वर सो, अगर ऐसा है, व्हाट अ क्राउड ऑफ इमोशन क्लंग टू हिम, तो कितने सारे, बहुत बड़ा हजूम इमोशंस के उसके साथ जुड़े हुए थे। यानी कि इंसान अगर यादों को ना भूले तो उसके साथ ही जुड़ी रहती। क्लंग टू का मतलब होता है जुड़ा होना, कनेक्टेड होना। एज टू देयर लास्ट होम, गोया कि उनका आखिरी घर हो, आखिरी मकाम हो, आखिरी मंजिल हो। बिफोर एनिलेशन, मरने से पहले, तबाही से पहले, डिस्ट्रक्शन, chaos, डेथ। He must be kind to them, इंसान को चाहिए कि उनके साथ मेहरबान रहे। He must treasure them, उन्हें उन्हें जखीरा कर लेना चाहिए, स्टोर कर लेना चाहिए। ट्रेजर से मुराद यहाँ पे स्टोर करना, जखीरा करना। इन हिज माइंड बिफोर द लॉन्ग स्लीप, उनकी हमेशा की मौत से पहले पहले। अब यहाँ पे कुछ वाकयात की मिसाल दे रहा है, किस तरह से कुछ वाकयात को याद करता है, कौन कौन से वाकयात है। द अफेयर्स ऑफ आर्चर्स रेजिग्नेशन, आर्चर का रेजिग्नेशन फर्ज करो ये कोई पर्सन होगा वहां पे। फॉर इंस्टेंस कबीर बिजनेस, बड़ा ही क्या था, अजीबोगरीब मामला था। कबीर से मुराद स्ट्रेंज, ऑड, बड़ा अजीब मामला था। दैट वाज दैट अफेयर अबाउट द रैट दैट डंस्टर पुट इन द ऑर्गन लॉफ्ट। वो डंस्टर एक स्टूडेंट था, और जो ऑर्गन लॉफ्ट होता है, ये चर्च में, कैथोलिक चर्च में बड़ा हॉल होता है, गैलरी हॉल होता है, जिसमें वो खड़े होके क्वायर जो है प्रैक्टिस करते हैं, या म्यूजिक के साथ वो हमद पढ़ते हैं। क्योंकि क्रिश्चियन, कैथोलिक चर्च के मुताबिक क्रिश्चियन की जो होती है ट्रेन, मतलब कि इबादत जो होती है, वर्शिप होती है, वो खड़े होके हमद पढ़ते हैं कलेक्टिवली, सारे मिलकर। और वो आगे म्यूजिक बजाने वाले, वो पूरे ग्रुप को वो क्वायर कहते हैं, क्वायर प्रैक्टिस कहते हैं, तो वो क्वायर कहते हैं। और जो प्रैक्टिस करते हैं उसको क्वायर प्रैक्टिस कहेंगे। गिलवी म्यूजिक टीचर था वहां पे, और डंस्टर स्टूडेंट था वहां पे ब्रुकफील्ड में। जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उसने अचानक उस हॉल में एक चूहा छोड़ दिया, जिससे वो क्या हो गया, ज़ाहिर डिस्टर्ब हो गया। तो इस तरह से वो वाकयात याद कर रहा है। टेकिंग क्वायर प्रैक्टिस, जब गिलवी वो उसकी म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा था, गिलवी भी मर गया, डंस्टर भी डूब गया जेटलैंड में। एंड ऑफ द हु हैड विटनेस और हर्ड द इंसिडेंट, जिन्होंने ये वाकया सुना या देखा, प्रोबेबली गालिबन मोस्ट हैड फॉरगॉटन, ज्यादातर उनमें भूल चुके हैं। And it had been like that with other incident, यही वह होता आ रहा है for centuries, सदियों से हुआ है। He had been a sudden vision of thousands and thousands of boys, अचानक से वो कई हजार लड़कों का वो गौर करता है। From the age of Elizabeth onwards, Elizabeth से लेके आगे, dynasty after dynasty of masters, जहाँ पे हुक्मरानों के खानदानों के खानदान क्या करते हैं वहां पे, वो होते हैं, खानदानों के खानदान होते हैं, हुक्मरानी करते हैं। डायनेस्टी आफ्टर डायनेस्टी, रूल जो फैमिली रूल को हम कहते हैं, जैसे भुट्टो डायनेस्टी है, गांधी डायनेस्टी है इंडिया में, इसी तरह से अब्बासी डायनेस्टी थी, उमायद डायनेस्टी थी, तो इसको हम डायनेस्टी कहते हैं। लॉन्ग एपिक्स ऑफ ब्रुकफील्ड हिस्ट्री, ब्रुकफील्ड की तारीख के बड़े बड़े लंबे वाकयात। एपिक्स मराद एज पीरियड को कहते हैं, दैट हैड लेफ्ट नॉट इवन अ घोस्टली रिकॉर्ड, जिसका मामूली सा भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे जो सवाल है वो कौन कौन सी मेमोरीज थी, या कौन कौन सी यादें थी जिनको वो मेमोरीज ही वांटेड टू रिमेम्बर,
जिनको वो याद करता था, या want to write, जिनको वो लिखना चाहता था, राइट। वो कौन कौन सी यादें थी? तो अभी तक हमारे पास आया आर्चिस रेजोनेशन का, गिलवी और डंस्टर का वाक्य आया, और ब्रुकफील्ड के लंबे लंबे अदवार, और उसके बाद डायनेस्टीज ऑफ मास्टर्स। मास्टर से मराद उस वक्त के जो हुक्मरान थे, बादशाह होते थे, उनको वो मास्टर्स कहते हैं। ये तो हमारा था क्वेश्चन। अब आते हैं जी हमारे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स पे। पहला है लुक फॉर, तलाश करना किसी चीज का। सर्टेनली, अब ये दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। जो एडवर्ब ऑफ सर्टेनली, ऑब्वियसली, श्योरली, ये जब इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली, ये एडवर्ब लाइकली, एडवर्ब प्रोबेबिलिटी या सर्टेनिटी, अगर तो आए ये वर्ब से पहले, तो ये वर्ब लगाना हो तो फिर वर्ब से पहले ही क्या होगा? लाइकली मेट मी इन द फेयर, यानी कि वो गालबन मुझे मिला फेयर में। लाइकली यहाँ पे वर्ब से पहले लगाया। और ही इज, अगर ये टू बी वर्ब आ जाए उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। ही इज ऑब्वियसली हेल्पफुल टू बी, वो ऑब्वियसली हेल्पफुल है मेरे साथ। तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली के बाद हमने हेल्पफुल का इस्तेमाल किया। ऑब्वियसली पहले लगाया हमने एडजेक्टिव से, लेकिन टू बी वर्ब से बाद में इस्तेमाल किया। लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब आ जाए, यानी मेन वर्ब से हमने पहले लगाना, मसलन ही इज प्रोबेबली हेल्पिंग मी, अब यहाँ पे मेन वर्ब से पहले लगाया, और जो हमारा मेन वर्ब से पहले लगाया, और जो ऑक्सिलरी वर्ब है या टू बी वर्ब है उसके हमने बाद में इस्तेमाल किया। तो ये दो पोजीशंस होती है इसकी। उसके बाद अगला जो स्ट्रक्चर है जी, डीप के और बरिड के दरमियान हाइफन का इस्तेमाल किया है। अगर तो ये हो, हाइफन ना होता, अगर हाइफन ना हो तो फिर हम उसके साथ यूज करेंगे डीपली बरीड, फिर हम डीप बरीड इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जब हमने उसके दरमियान हाइफन लगा दिया तो इसका मतलब ये अनयूजुअल कॉम्बिनेशन को मिलाने के लिए हम दरमियान में हाइफन का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसमें एडजेक्टिव और वर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से कंबाइन। जैसे इस तरह से आपने एक और स्ट्रक्चर देखा होगा, गो डाउन। तो गो डाउन वैसे अकेला, दोनों को मिलाएंगे तो इससे मुराद होगा कम होना, डिक्रीज होना या नीचे जाना होगा। लेकिन हाइफन लगा देंगे तो ये गोदाम बन जाएगा। इस तरह से इसकी नेचर चेंज हो जाती है जब हाइफन लगा देते हैं, वह अदरवाइज एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है आर्गुमेंट्स। वो क्या होगा? आर्गुमेंट्स जो हैड बीन कीन, जो कि बहुत अहम थे, बहुत इंटरेस्टिंग थे। अब यहाँ पे हमने हैड बिन है, पहले टाइम पे है, तो इसलिए परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया। अब दैट वर सो, अगर वो ऐसा होता, इसका मतलब ऐसा नहीं है, तो इमेजिन किया तो वहां पे दैट वर का इस्तेमाल किया। क्लिंग के साथ हमने टू लगाना, किसी से अटैच होना, चिमट जाना, उसको हम कहते हैं। और यहाँ पे फॉर सेंचुरीज आ गया, तो फॉर सेंचुरीज के हिसाब से क्या लगाएंगे? वहां पे हैड बिन का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो हैड बीन आ जाएगा। तो इस तरह से हमने परफेक्ट टेंस लगाएंगे जब सिंस और फॉर का इस्तेमाल किए करेंगे। जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स? और उसके बाद नेक्स्ट जी आ जाएंगे एक्सरसाइज पे। जी भाई, Let me have. लेट मी हैव, जब भी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लगाना होगा तो हमेशा हम हैव ही इस्तेमाल करेंगे, हैज नहीं लगाएंगे। हमें कंफ्यूजन होती है कि शायद शी के साथ जो है वो हैव हैज लगे, ऐसा नहीं होगा जी। They once. वंस आप मंथ हो जाएगा, रूटीन को शो कर रहा है, और वैसे भी वंस अ मंथ होता है, महीने में एक मर्तबा। In the क्या हुआ?
who knew why the old fifth farm room was called the pit? कौन जानता है कि ओल्ड फिफ्थ फार्म रूम के कमरे को गड़ा क्यों कहते थे? गड़े से मुराद सिंपल डिच भी हो सकता है और इससे मुराद जहन्नम का गड़ा भी कहते हैं। ये शायद उसको गड़ा कहते थे या जहन्नम का गड़ा कहते थे। देयर वाज प्रोबेबली अ रीजन टू, और शायद उसकी गालबन क्या होगा, वजह भी होगी। उसके बाद जो है ना वो टू बिगिन विद, इसके शुरू होने की, किसी काम को शुरू करने को हम बिगिन विद कहते हैं। बट इट हैड सिंस बीन लॉस्ट, लेकिन काफी अरसा हो गया इसको खो गए। लॉस्ट लाइक द बुक ऑफ लेवी, जिस तरह से लेवी की बुक्स जो है ना वो लॉस्ट होगी। लेवी एक रोमन हिस्टोरियन था जिसकी काफी सारी बुक्स खो गई, और इसने रोमन हिस्ट्री पर किताबें लिखी थी, लेकिन वो लंबी किताबें, चूंकि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया उसकी हिस्ट्री की तरफ, तो उसके बाद उसकी किताबें मैन्युस्क्रिप्ट बहुत लंबे थे जिनको कॉपी करना मुश्किल था, इसलिए वो जाया होगी। बाद में इसको रिट्रीव किया गया, बाद के क्या होगा दौर में इसको रिट्रीव किया गया कुछ किताबों को, बट 37 किताबें इसके बारे में कहा जाता है कि वो लॉस्ट होगी। ऑगस्टस जो किंग ऑगस्टस था, उस ऑगस्टा का ये मतलब दोस्त था, और उसी जो उस वक्त का उस दौर को ऑगस्टस एज कहते हैं। तो इस मुनासबत से वो क्या था कि वो उस दौर में ये किताबें उसने लिखी थी, बाद में ये किताबें उसकी जाया होगी यानी गुम होगी। तो जिस तरह से कहता है ऐसे ही चीजें या यादें गुम हो जाती हैं, भूल जाती हैं, जिस तरह से उसकी किताबें बुला दी गई। एंड व्हेन हैपेंड एट द ब्रुकफील्ड एट क्रोमवेल, एट नेस्बी के मुकाम पर जब क्रोमवेल लड़ा, ये क्या होगा, इंग्लैंड का एक हीरो था जिसने फ्रांस के खिलाफ जंग की, क्रोमवेल। उसके बाद नियर बाय हाउ डिड ब्रुकफील्ड रिएक्ट टू ग्रेट स्केयर ऑफ 45, ये जैकोबिन राइजिंग ऑफ 1745 कहते हैं इसको, 45 रिबेलियन के नाम से, द 45 के नाम से याद किया जाता है। इसमें क्या हुआ था कि जो पार्लियामेंट बनी थी, पहली पार्लियामेंट इंग्लैंड में चूंकि बनी थी, वो किंग के खिलाफ थी। अब चार्ल्स वन ने उनके खिलाफ लड़ाई शुरू होगी। ये सिविल वार थी, पहली सिविल वार थी जो उसके दरमियान डेमोक्रेट्स के यानी के जो जमहूरियत पसंद थे उनके दरमियान, और दूसरा जो किंग था उसके दरमियान, चार्ल्स वन था उस वक्त का किंग, उसके दरमियान लड़ाई हुई जिसके नतीजे में ये जीत गए। इसको वो कहते हैं द 45 का फेयर। उसके बाद होल हॉलीडे थे जब वाटरलू की जंग हुई। वाटरलू की जंग जो है जिसमें इंग्लैंड के एक जनरल ने उसको हराया था, नेपोलियन बोनापार्ट। हमने नेपोलियनिक वॉर पढ़ा है हमने पहले चैप्टर में। ये नेपोलियन वॉर जो है ना 7 फेजेस में लड़ी गई, 7 कैंपेन्स थी इसकी, मतलब कि 7 दफा जंग हुई, और आखिरी जंग में फिर हार गया। फाइनल जंग थी। फ्रांस और इंग्लैंड की इस तरह से लड़ाई होती थी जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान की होती है किसी दौर में। तो इस तरह से वो वाटरलू के बारे में है। हर वाकयात को, हर गुजरे हुए किसी पास्ट इंसिडेंट को इस तरह से बुला दिया जाता है। एंड सो ऑन अप टू द अर्लीस्ट टाइम दैट ही हिमसेल्फ कुड रिमेंबर। 1870 जब उसने पहला इंटरव्यू दिया था, बाय द वे स्मॉल टॉक, देयर फर्स्ट और ओनली इंटरव्यू हुआ था। लुक एज इफ वी शैल हैव टू सेटल विद द प्रोशन, वही अल्फाज उसको याद आते, देखो मुझे लगता है हमारे मामला जर्मन के साथ सेटल हो जाएंगे। प्रोशन का मतलब जर्मन। Ourselves one of these fine days, बड़े उम्दा दिन थे। When Chips remembered things like this, he often left the world. He would वो अक्सर सोचता, he felt, वो अक्सर सोचा करता था, he would write them down, उन्हें उन वाकयात को लिखेगा। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि वो कौन से वाकयात थे, what were the incident he wants to write। इसमें कुछ और वाकयात, इंसिडेंट हमने पहले पढ़ लिया। ये सवाल कौन से इंसिडेंट थे जो लिखना चाहता था। अब यहाँ पे अगला जो सवाल आ गया कि why couldn't he write down a book on his memories। अपनी यादों पे वो एक किताब क्यों नहीं लिख सका।
तो यहाँ पे वो अब बता रहा है उसकी रीजन कि वो किताब क्यों नहीं लिख सका। यहाँ पे जी पहला है क्यों किताब नहीं लिख सका। पहला पॉइंट है कि मेक अ बुक ऑफ इट ड्यूरिंग द ईयर्स एट मिसेस विकेट ही समटाइम वेंट इवन फॉर सो मेक डेजल्ट्री नोट्स। वो रफ नोट्स बना लेता था। उसको डेजल्ट्री नोट्स का मतलब कि रफ नोट्स बना लेता था, रैंडम या रफ नोट्स इन एक्सरसाइज। बट was soon brought up against, लेकिन फौरी तौर पे वो क्या होता था, वो डील करना पड़ता उसको, उसको सामना करना पड़ा। ब्रॉट अप अगेंस्ट, ब्रिंग अप का अकेले का मतलब पालना होता है, लेकिन अगेंस्ट आ जाए जिसका मतलब डील विद करना होता है। उसको मसाइल का सामना करना पड़ा। चीफ वन वेज बीइंग राइटिंग टायर्ड हिम, सबसे पहला काम क्या हुआ कि वो राइटिंग उससे वो थका देती थी, मेंटली भी और फिजिकली भी, दोनों तरह से थक जाता था। तो ये वजह है, एक वजह क्या थी, मेंटली और फिजिकली थक जाता था, और दूसरी वजह ये थी कि उन लिखे हुए वाकयात में मजा नहीं आता था जितना उसको याद करके मजा आता था। जिस तरह से वाकयात को याद करता था वो ज्यादा मजे के होते थे जिस एज कंपेयर टू वो वाकयात जो वो लिखे हुए पढ़ता था। तो इस तरह से उसने वो किताब फिर वो नहीं लिख पाया उस पर। अब आज जी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे हम आते हैं। जब हमने एज इफ इस्तेमाल करना होगा तो इसके साथ एज इफ, इस एज इफ के बाद हमने विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके साथ हम वुड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये ज्यादा सूटेबल एक्सप्रेशन है। उसके बाद राइट डाउन का तो होगा लिखना, और ब्रॉट अप विद अगेंस्ट का मैंने बता दिया। और जब हमने कोऑर्डिनेशन करनी होती है तो बोथ के साथ भी उसी तरह से कोऑर्डिनेशन करते हैं, जैसे he treated me both humbly and उसके बाद क्या है काइंड। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये दोनों में क्या फर्क है, इसमें क्या मिस्टेक है। इसमें यह है कि हम्बली और काइंडली होना चाहिए क्योंकि बोथ दोनों को कंबाइन कर रहा है, यानी कि बोथ दोनों को कंबाइन कर रहा है। हम्बली और काइंडली होगा क्योंकि दोनों किसके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, ये दोनों ट्रीट के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। तो जब ट्रीट के मीनिंग में इजाफा करना है तो हम्बली है, ट्रीट के मीनिंग में इजाफा करना हो तो काइंडली है जी। अब जरा देखिएगा जी कौन कौन से हमने सेंटेंस जरा देखिएगा, जो समझ नहीं आए वो भी पूछ लें, और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी। It were rain. It would rain. इट वुड रेन हो जाएगा। Would rain. नेक्स्ट सो लगा देंगे। जब हमने रिजल्ट हो तो हम क्या यूज करते हैं, सो का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट वाला Mysterious. Mysterious. ग्रैंड और मिस्टीरियस आपस में कोऑर्डिनेशन है क्योंकि येट का इस्तेमाल किया है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो सीम के बाद चूंकि हमने क्या यूज करना है, सीम के बाद हम इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव लगाते हैं, ग्रैंड भी एडजेक्टिव है। सीम के बाद मिस्ट्री नाउन है जिसको मिस्टीरियस बना देंगे जी। नेक्स्ट जी, मूव टू द नेक्स्ट। somehow the true recollection lost much of the flavor, वो चाम उसका खत्म हो जाता था, वो लिखे हुए वाकयात में चाम खत्म हो जाता था। his recollection lost much of their charm, उनका मजा खो देता था when they were written down, जब वो लिखे जाते थे। the story about Riston and sack of potatoes, जैसे रिस्टन और sack of potatoes के बारे में एक वाकया था। फॉर इंस्टेंस इट वुड क्वाइट टेम, बिल्कुल मामूली सा ऑर्डिनरी सा लगता था जब प्रिंट फॉर्म में जब लिख लिया वाकया। बट लॉर्ड हाउ फनी इट हैड बीन एट द टाइम, इट वाज फनी टू, उसे याद करना भी मजा आता था, टू रिमेंबर इट दो परहैप्स इट डिडंट रिमेंबर रेस्टन, क्योंकि आप बेशक आप भले से आप रेस्टन को ना जानते हो, कोई वाकया हुआ होगा इसमें कोई डिटेल नहीं है, लेकिन सैक ऑफ पोटैटोज के हवाले से उसको याद करते हैं। And who would anyway afterwards all those years, कौन याद करता है इतने साल गुजरने के बाद। It was such a long time ago, बहुत अरसे पहले की बात है। Mr. Vicky, did you ever know a time ago, वो पता है ना जब वो था, वो यहाँ पे हुआ करता था, fellow named Rustin, before your time, I dare say
मैं क्या होगा कहने की जरूरत करूंगा। अब ये सेमी मॉडल वर्ब आई डेयर क्या होगा ये आगे बताता हूँ जाके। वेंट टू बर्मा सब गवर्नमेंट जॉब में चला गया। इट वाज बोर्न ही उस वक्त कहते थे। वेरी फनी फेलो रिस्टन एंड देयर ही वाज स्टीमिंग अगेन बिफोर द फायर। ये क्या होगा आग के सामने बैठ के फिर से वही ख्वाब देखता। Dim of the time in incident उन वाकयात को उन वक्तों को याद करते in which he could alone take the secret interest जिसमें वो अकेला दिलचस्पी लेता। फनी एंड सैड, कॉमिक एंड ट्रेजिक। क्या होगा जो फनी होते थे और सैड होते थे, कॉमिक और ट्रेजिक होते थे, ऑल मिक्स्ड अप इन हिज माइंड, उसके दिमाग में वो क्या होगा मिक्स हो जाते थे, कंबाइन हो जाते थे। सम डे हाउएवर हार्ड इट प्रूव्ड, जब कभी मुश्किल से ये साबित होता ही वुड सॉर्ट देम आउट, उन्हें तलाश करता अलग करता, मेक अ बुक ऑफ इट, और उसे एक किताब बनाएगा। तो यहाँ पे सवाल वेस्टर्न के बारे में हो सकता है, सवाल बन सकता है कि व्हाट डिड ही रिमेम्बर। अलबत्ता इसको उसके साथ भी अटैच कर सकते हैं, क्या क्या वाकयात याद करता था। व्हाट डिड ही रिमेम्बर अबाउट वेस्टर्न, वेस्टर्न के बारे में वो क्या याद करता था, तो हम कह सकते हैं कि वो विद रिस्पेक्ट टू साइको पोटैटोस के हवाले से उसको याद करता था। इस तरह से वो उसके बारे में वो ये सवाल हो सकता है। अब जरा देखिएगा जी, हमने यूज करने हैं जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज हुए हैं। क्वाइट हम एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, टेम की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। इसी तरह से फनी टू जो हमने कहा था रिपीटिशन के लिए बाद में टू और इंटेंसिफायर के लिए पहले। डेयर के बाद हमने दो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, वो सिंपल फर्स्ट फॉर्म भी होती है, बेयर इन्फिनिटिव भी होता है, और टू इन्फिनिटिव भी होता है, यानी इन्फिनिटिव भी होता है। जब हमने सेमी मॉडल वर्ब लगाने हैं, सेमी मॉडल वर्ब वो होते हैं जो मॉडल वर्ब नहीं होते लेकिन मॉडल वर्ब का रोल प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पे सेमी वॉवल वर्ब, सेमी मॉडल कौन से होते हैं, जैसे डू, डज, डिड का इस्तेमाल हम कर लें पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में अगर इस्तेमाल कर लें। इसके बाद नीड नॉट है उसका इस्तेमाल कर लें। उसके बाद डेयर का इस्तेमाल कर लें, डेयर नॉट। तो ये इनको हम क्या कहते हैं सेमी मॉडल, यानी रोल वो मॉडल वर्ब क्या करते हैं लेकिन एक्चुअल होते नहीं है, तो हम सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं। तो इनका जब इस्तेमाल हो उस मीनिंग में आ जाए तो तब हम इसका इस्तेमाल। तो देखिएगा ये एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आइडिया हो जाएगा। हाउ डेयर जब आ जाए तो ये भी सेमी वो क्या होगा मॉडल होगा। इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सजेस्ट इस्तेमाल करेंगे। डेयर नॉट आ जाए तो फिर भी हमने क्या यूज करना है, क्या होगा बेयर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करेंगे। डेयर एनीवन, डेयर एनीवन क्या होगा इस्तेमाल, तब भी हमने क्या यूज करना है, बेयर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करना है। इसी तरह से नो वन डेयर, नो वन के साथ आ जाए नेगेटिव एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे भी हमने यूज करना है। तो ये चंद केसेस हैं, बल्कि तकरीबन तमाम केसेस हैं जो सेमी मॉडल वर्ब को इंडिकेट करते हैं। वहां पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। शुरू में डेयर आ जाए, हाउ डेयर आ जाए, डेयर नॉट आ जाए तो उसके साथ हमने वो क्या यूज करना है, यानी इसके अलावा अगर इन्फिनिटिव लगाएंगे तो ये नॉर्मल वर्ब होगा, और अगर हम डेयर नॉट या फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो इसका मतलब ये सेमी मॉडल वर्ब होगा। इसी तरह से नीड नॉट के साथ भी ऐसे ही है जिस तरह से हमने यहाँ पे किया। जब हमने फर्ज करो लिखना हो ही नीड नॉट तो हम कहते हैं ही नीड नॉट वरी अबाउट। तो यहाँ पे नॉट, नीड नॉट के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसके साथ एस भी नहीं लगाएंगे, नीड्स जो है यहाँ पे नहीं लगेगा, इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। नीड नॉट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल वर्ड होगा तो उसके साथ हम इन्फिनिटिव यूज करेंगे। जैसे देखिएगा अब आप सेंटेंस करेंगे अगले दो तीन तो इसमें आइडिया हो जाएगा। जी बच्चों क्या होगा जी, टू हैव, टू To हैव हो have. जाएगा। शाबाश, नेक्स्ट वाला। यानी अम्ब्रेला। यहाँ पे नीड नॉट नहीं होगा ना, नीड नॉट Don't वर्ब के need साथ, on.
डोंट नीड आ जाएगा। यहाँ पे नीड नॉट आता है, वर्ब के साथ आता है, यानी इस नीड नॉट के बाद आगे वर्ब होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा, क्या होगा, माई हेयर डजंट नीड कटिंग फॉर एटलीस्ट एन मंथ। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी जी, नेक्स्ट वाला है व्हाट हैपेंड व्हेन ही ट्राइड टू पनिश द बॉय। कौन करेगा जी? इसको ट्रबल होता था, क्या होगा, व्हेन मिस्टर चिप्स हैड अ ट्रबल। कौन याद करता था, ही रिमेम्बर्ड कैथराइन। कौन अर्ज करता था, कौन, कैथराइन अर्ज करती थी, शी ऑफन अर्ज हो जाएगा। और कौन ट्विंकल करता था, ही ट्विंकल्ड हिज आईज। और क्या इंडिकेट, इट इंडिकेटेड, स्टूडेंट सेड ऑल इज वेल नहीं होगा, ऑल वाज वेल हो जाएगा। ओगिलवी कौन था, ओगिलवी वाज अ टीचर ऑफ म्यूजिक एट ब्रुकफील्ड स्कूल। वो मेंबर था, ही वाज अ मेंबर ऑफ choir in at church। और ऑन द अदर हैंड डंस्टर वाज अ स्टूडेंट। दरमियान में दोनों चूंकि ऑपोजिट हैं तो दोनों के दरमियान ऑन द अदर हैंड लगा लो। किसने छोड़ दिया चूहा, ही, चूंकि ऊपर डंस्टर का ही जिक्र है, ही लेफ्ट अ। और मेकिंग कौन कर रहा था, वाइल ओगिलवी वाज मेकिंग अ क्वायर प्रैक्टिस, जब वो क्वायर प्रैक्टिस कर रहा था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किसने ट्राई किया, क्यों नहीं लिख सका किताब, या क्या लिखना चाहता था। असल में वो चाहता था ट्राई, किसने ट्राई की, मिस्टर चिप्स ट्राई टू राइट अ बुक, सारे वाकयात पे। वो सक्सीड हुआ नहीं हुआ, ही कुडंट सक्सीड। और क्या होगा, वो थक गया, ही गॉट टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली, बिकॉज ही लॉस्ट चार्म, लॉस से हो जाता किया चार्म उसने रिटन इंसिडेंट में। और ही इंजॉयड मेमोराइजिंग, इंजॉय करता था मेमोराइज करने को। नेम ऑफ पिट क्या था, द पिट वाज द नेम ऑफ ओल्ड फिफ्थ आर्म रूम, इंफॉर्मेशन है वाज पर आ गया। इट हैड लो, बिकॉज इट हैड लो लेवल। और क्या होगा, इट वाज कंपेयर्ड विद हेल, के साथ इसको कंपेयर किया जाता था। और नोबडी न्यू एनीथिंग अबाउट इट्स बिगिनिंग, इसकी बिगिनिंग के बारे में किसी को भी आइडिया नहीं था। नेक्स्ट है जी हमारी करेक्शन। लेट्स सी जी, ये भी नहीं आपने करना तो मैं करने लगा हूं। फिर जब आपने पूरी फ्लूट को, पूरे म्यूजिक को इंडिकेट करना हो तो द फ्लूट कहेंगे, यानी हर किस्म का फ्लूट, मतलब एवरी टाइप ऑफ फ्लूट से होगा। नेक्स्ट वाला, All the boys were ऑल present. द बॉयज हो गया। और उसके बाद बोथ द Both Both the brothers, brothers. the ब्रदर्स हो गया brothers. जी। The whole milk. The द whole होल milk. मिल्क हो जाएगा। Pakistanis, Pakistanis. पाकिस्तान कंट्री के साथ नहीं लगाएंगे। Dania. K2, किसी माउंटेन के साथ नहीं लगाएंगे। किधर? सिटी के साथ नहीं लगाएंगे। किसी दानी लेक, आएगा, लेक के साथ नहीं लगाएंगे। एक झील हो तो, ग्रुप ऑफ लेक्स हो तो फिर उसके साथ नेम के साथ लगाते नहीं हैं। लगाएंगे। असलम प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगाना। सिटी के नेम के साथ दा नहीं लगाना। लव बिगट्स लव क्यों नहीं लगाएंगे इसके साथ, क्योंकि ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। पंजाबी क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये क्योंकि लैंग्वेज है, language है। लैंग्वेज के साथ नहीं लगाएंगे। अगर इसके साथ लैंग्वेज आ जाए तो फिर ये चूंकि यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, फिर हम इस्तेमाल करेंगे। गॉड, अल्लाह के साथ हम दा नहीं लगाएंगे। किसी डे के साथ हम दा नहीं लगाएंगे। उसके बाद डिजीज के साथ हम दा नहीं लगाएंगे। उसके बाद किसी मंथ के साथ दा नहीं लगाएंगे। और उसके बाद इसके साथ क्या लगेगा, आई सॉ आ बॉय, A boy. ही गेव मी आ बुक, और परचेस्ड आ न्यू कार, और एन एमए इंग्लिश। इसमें से किसी की समझ ना आई हो
तो बता दें एनी सेंटेंस यू कुडंट अंडरस्टैंड। चलें जी आगे चलते हैं जी पास्ट पेपर पे। कमान बच्चों, व्हाट विल बी द ऑप्शन, राइट ऑप्शन? By what? व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच? हैज द मेल Come in. कम इन हो गया। ही सेट Out. Out. आउट हो गया। अपोलोजाइज With. टू मी हो To. गया, जिससे करनी हो टू और जिसके लिए करनी हो गया। आंसर For. फार हो गया, जिसके For. लिए करनी हो। नो सूनर के बाद क्या लगाते हैं हम? Did. डिड इस्तेमाल करते Did. हैं। कौन सा ऑप्शन हो गया? A option. ए ऑप्शन हो जाएगा जी। ही वेंट जस्ट नाउ, जस्ट नाउ क्या इंडिकेट करता है कि काम अभी Present. अभी हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। तो कौन सा बन गया जी? C ये Charles. ऑप्शन हो गया। दीज ऑल मैन, तो मैंने अभी बताया All कि ऑल पहले हम पहले लगाएंगे, बोथ ही ऑल को पहले इस्तेमाल करते हैं क्योंकि स्पेसिफिक वो कौन होते हैं, वो नाउन होते हैं, ऑल नहीं हो सकता स्पेसिफिक। तो क्या बनेगा? ऑल Charlie. man. मैन हो जाएगा। This उसके man. बाद नेक्स्ट वाला आई मेट अ मैं माइजर, नहीं आएगा। मैन ही मैं नहीं आएगा। आएगा। माइजर का मतलब ही क्या होता है? कंजूस आदमी को कहते हैं। और उसके बाद देयर आर Many. मैनी स्टूडेंट्स Many हो जाएगा। students. यहाँ पे क्या होगा? वो इस्तेमाल D करेंगे हम, option. डी ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है। इसमें से देखना है हमने, करेक्ट ट्रांसलेशन देखिएगा। अजीम तरीन रहनुमा थे, इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? इंफॉर्मेशन है कायदे आजम के बारे में। कायदे आजम हमारा सब्जेक्ट है। मुसलमानों के क्या है अजीम तरीन रहनुमा, तो ये इसकी एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी, तो उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। तो कायदे आजम वाज अ ग्रेट लीडर, वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द मुस्लिम्स। उनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। ये सब्जेक्ट क्या होगा? उनका नाम। और क्या था? उनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर इंफॉर्मेशन वाला सेंटेंस आ गया, हिज नेम वाज मोहम्मद अली जिन्ना। वो कराची में पैदा हुए। पैदा होना वर्ब है। कौन पैदा कर रहा है नहीं पता, कौन पैदा हुए? वो पैदा हुए। और कराची में एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। एडवर्ब ऑफ प्लेस को हमने बाद में लगाना है। अब चूंकि पैदा करने का एक्शन ये पैसिव है तो ही वॉज बाद हो जाएगा। वो सिंध मदरसा में पढ़ते थे। वो क्या है यहाँ पे? पढ़ना है। कौन? वही पढ़ते थे। सिंध मदरसा यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो ही स्टडीड या ही गॉट हिज एजुकेशन इन सिंध मदरसा। वो बहुत ज़हीन और अक्लमंद और बहादुर थे। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है सारी की सारी। ये एडजेक्टिव्स हैं सारे के सारे, और सब्जेक्ट इसमें वही है जो वो यहाँ पे कायदे आजम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वाइज और ब्रेव है। उन्हें मुसलमानों से मोहब्बत थी। इसके दो मतलब दो तरह से हम यूज कर सकते हैं, एज अ वर्ब भी और एज अ वो नाउन भी। पहले तो हम वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। कौन मोहब्बत कर रहा है? वो किससे मोहब्बत कर रहे हैं? मुसलमानों से। तो ही पास्ट की बात है, पास्ट की रूटीन है, तो ही लव्ड द मुस्लिम्स अ लॉट। और अगर इसको एज अ नाउन इस्तेमाल करें तो ही हैड ग्रेट लव फॉर मुस्लिम्स। वो जानते थे। एक क्लॉज होगी आपकी यहाँ पे, जानना वर्ब हो गया। कौन जानता था? वो जानते थे। हिंदू और हिंदू मुसलमानों के दुश्मन है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, दुश्मन है किसके बारे में? कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है? किसके बारे में है? हिंदू के बारे में। और दुश्मन किसके हैं? मुसलमानों की। ये इसकी एडजेक्टिव फ्रेज होगी। का की के साथ जो प्रेपोजिशन फ्रेज है जो एज अ एडजेक्टिव फ्रेज ऐड कर रही है। तो ही न्यू दैट द हिंदूज वर द एनिमीज ऑफ द मुस्लिम्स। अगर अभी भी हैं तो आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजादी के बाद वो मुसलमानों को गुलाम बना लेंगे। बना लेना वर्ब है। कौन बना लेंगे? वो यानी हिंदू। क्या बना लेंगे? मुसलमानों को। और क्या बना लेंगे? गुलाम। तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मेक के साथ हम दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। आजादी के बाद ये एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है।
अब यहाँ पे बनाया नहीं, बना लेंगे, तो ये फ्यूचर को इंडिकेट करेगा, तो वुड के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो दे वुड मेक द मुस्लिम्स स्लेव्स, या दे वुड एनस्लेव द मुस्लिम्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस। उन्होंने मुसलमानों के लग वतन का मुतालबा किया। मुतालबा करना वर्ब, कौन मुतालबा कर रहा है? उन्होंने मुतालबा किया। क्या मुतालबा किया? वो लग वतन का, और मुसलमानों के लिए क्या है? लग वतन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो ही डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। पाकिस्तान वजूद में आ गया, आना वर्ब हो गया, और पाकिस्तान क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क बनाना चाहते थे। बनाना क्या हो गया? वर्ब। कौन बनाना चाहता है? कायद-ए-आज़म। क्या बनाना चाहते थे? पाकिस्तान को, और जमहूरी मुल्क ये ऑब्जेक्ट हो गया दोनों। तो यहाँ पे बनाना या क्या होगा? इसके साथ हम दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, गिव या मेक के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी वर्ब आ गया, चाहना। कायद-ए-आज़म वांटेड टू मेक पाकिस्तान अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये तो था हमारा क्या होगा आज का लेक्चर। कोई सवाल हो तो पूछ लें जी। आज के लिए इतना ही।